देश में डरो मत वर्सेस भागो मत की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ये दो वाक्य हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, डरो मत भागो मत। 25 वर्षों के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ जब उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार गांधी परिवार से नहीं है। जिस अमेठी सीट से संजय गांधी एक बार, राजीव गांधी 3 बार, सोनिया गांधी 1 बार और स्वयं राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे, उसी अमेठी सीट को राहुल गांधी ने इस बार त्याग दिया, यहां से अपना रिश्ता तोड़ लिया और कांग्रेस पार्टी के किशोरी लाल शर्मा ने यहां से अपना नामांकन किया है, जिनका नाम बहुत सारे लोगों ने इससे पहले शायद कभी सुना भी नहीं होगा। राहुल गांधी ने अमेठी की जगह आज रायबरेली की उस सीट से अपना नामांकन दायर किया जो अमेठी के मुकाबले उनके लिए ज्यादा सुरक्षित सीट मानी जाती है और जहां से पिछली बार सोनिया गांधी ने 17% वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, जबकि अमेठी सीट पर पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। और इसीलिए आज जब राहुल गांधी ने अमेठी को त्याग कर रायबरेली से अपना नामांकन भरा तो देश में डरो मत और भागो मत की चर्चा होने लगी और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया और कहा कि राहुल गांधी पूरी दुनिया से कहते थे कि डरो मत, लेकिन वो आज खुद ही डरकर भाग गए अमेठी से और अब वो उनसे कहना चाहते हैं कि भागो मत। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत। तो प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को कह रहे हैं कि डरो मत भागो मत। पिछले दिनों जब आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था तब राहुल गांधी ने कहा था कि उनके नेताओं के पास और पार्टी के पास अब ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन भरा तो पूरा गांधी परिवार प्राइवेट जेट से वहां पहुंचा, जिनमें प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा एक अलग प्राइवेट जेट से वहां आए और सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक दूसरे प्राइवेट जेट से रायबरेली पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद थे और वो प्राइवेट जेट आपको हवाई अड्डे पर उनके पीछे नजर आ रहा है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि रायबरेली पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने परिवार सहित पार्टी के जिला मुख्यालय में हवन और पूजा करने की उस पारिवारिक परंपरा को निभाया जिसकी शुरुआत उनकी दादी इंदिरा गांधी ने वर्ष 1967 में की थी। 1967 में जब इंदिरा गांधी ने पहली बार रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब उन्होंने अपने नामांकन से पहले इसी रायबरेली में हवन किया था और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जब भी गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ता है तो वो नामांकन से पहले हवन जरूर करता है और सोनिया गांधी भी हर बार नामांकन से पहले इस परंपरा का पालन करती आई हैं। जब वो चुनाव लड़ती थी तो नामांकन से पहले हमेशा हवन करती थी और पूरा परिवार हवन में बैठता था। और आज भी राहुल गांधी ने जब अपना नामांकन भरा तो उससे पहले हवन करके गांधी परिवार ने इस पारंपरिक परंपरा को निभाया। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी आज भी अपने परिवार के संस्कारों को भूले नहीं हैं और गांधी परिवार जो है वो आज भी अपने पुराने संस्कारों को इसी तरह से निभा रहा है। आज राहुल गांधी ने जब नामांकन दायर किया तब उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे। यानी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हो सकते हैं और जितने भी
गांधी परिवार के जो लोग हैं वो सब उनका नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे। और इसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से अब पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूं और मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। ये राहुल गांधी ने एक्स पर अपना पोस्ट लिखा है। हालांकि अब यहां एक बड़ा विरोधाभास यह भी है कि रायबरेली वही सीट है जहां से वर्ष 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और कोर्ट के इसी फैसले के 13 दिन के बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान और लोकतंत्र की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन समय का चक्र देखिए कि इसी रायबरेली सीट से नामांकन भरने के बाद आज इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात कह रहे हैं। ओके तो रायबरेली का एक पुराना रिश्ता है इमरजेंसी से, जैसा हमने आपको बताया। तब इंदिरा गांधी पर आरोप लगे थे कि इसी सीट से डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया था, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी थी, संविधान को खतरे में डाल दिया था जब उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तब उस फैसले का रायबरेली से एक खास रिश्ता था और आज उसी सीट से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो यहां से अब संविधान और लोकतंत्र को बचाने निकले हैं। अब आप ये देखिए कि जब रायबरेली में इतना सब कुछ हो रहा था तब अमेठी में शांति छाई हुई थी। अमेठी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने आज सुबह अपना नामांकन वहां से भरा और इस दौरान गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नामांकन भरते समय मौजूद नहीं था। प्रियंका गांधी वाड्रा नामांकन से पहले उनके रोड शो में शामिल होने के लिए जरूर वहां पर आईं, लेकिन उन्हें उसके बाद अपने भाई राहुल गांधी के नामांकन के लिए तुरंत रायबरेली निकलना था, इसलिए वो ज्यादा देर अमेठी में नहीं रुकी और केएल शर्मा से मिलकर तुरंत रायबरेली के लिए रवाना हो गई और केएल शर्मा को उन्होंने कहा कि आप अपना नामांकन अब खुद ही भर लीजिएगा। आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जब बड़े नेता अपना नामांकन भरते हैं तो पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी उनके साथ जाते हैं और वहां पर एक शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जैसे कि आज जब राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा तो ऐसा ही हुआ। लेकिन अमेठी में उन्होंने किशोरी लाल शर्मा जी को अकेले छोड़ दिया। हालांकि रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह जरूर कहा कि केएल शर्मा अपनी राजनीति की शुरुआत से ही अमेठी सीट से जुड़े हुए हैं और उन्होंने यहां बहुत काम किया है, इसलिए वो इस बार का चुनाव जरूर जीतेंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब भी कोई सवाल उठाया जाता है तो नेता सबसे पहले मीडिया को ही दोष दे देते हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी मीडिया को दोष दे रहे थे, अक्सर वो अपने भाषणों में मीडिया को दोष देते रहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हर बात के लिए मीडिया को दोष देते हैं और मीडिया पर अक्सर ये आरोप लगता है कि आप इस पार्टी से मिले हुए हैं, आप उस खेमे से मिले हुए हैं। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और इस मौके पर हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में प्रेस और मीडिया की आजादी अमेरिका के मशहूर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के पास गिरवी क्यों रखी है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
आप अक्सर सुनते रहते हैं कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत की स्थिति क्या है, बड़ी खराब है, और आपको लगता होगा कि वाकई में भारत में मीडिया की स्थिति बड़ी खराब है। आज उसका एक छोटा सा विश्लेषण आपके लिए करते हैं। इस साल के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों की सूची में 159वें स्थान पर रखा गया है। 159 ये रैंक है भारत की, जो बहुत खराब मानी जाएगी। और ये इंडेक्स कहता है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, यमन, फिलिस्तीन, लीबिया, ओमान, कुवैत, मालदीव्स और कतर जैसे देशों में भी प्रेस और मीडिया के पास भारत से ज्यादा आजादी है, जबकि इस सूची में भारत को प्रेस फ्रीडम में नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देशों के साथ रखा गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में चीन जैसी स्थिति हो गई है मीडिया के मामले में? क्या नॉर्थ कोरिया जैसी, उत्तर कोरिया जैसी स्थिति हमारे देश में हो गई है? इस इंडेक्स के मुताबिक प्रेस की आजादी के मामले में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नेदरलैंड्स और फिनलैंड दुनिया के टॉप 5 देश हैं, जबकि ब्रिटेन इस सूची में 23वें नंबर पर है और अमेरिका जैसा देश भी 55वें स्थान पर है। हैरानी की बात यह है कि भारत वो देश है जहां आज भी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या किसी भी पार्टी के नेता या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की खुलकर आलोचना कर सकता है और करता भी है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर आलोचना होती है, राहुल गांधी की खुलकर आलोचना होती है, सोनिया गांधी की खुलकर आलोचना होती है, ममता बनर्जी की आलोचना होती है, लालू यादव की आलोचना होती है, डीएमके की होती है, उद्धव ठाकरे की होती है। कोई ऐसा नेता नहीं हमारे देश में, चाहे वो सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, चाहे वो राज्य का मुख्यमंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री भी हो, सबकी आलोचना आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखी होगी। फिर भी इस नई सूची में हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं, जहां मीडिया पर पूरी सेंसरशिप है और जहां मीडिया चुनाव के से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम तक नहीं ले सकता था। मीडिया पर यह पाबंदी थी कि आप इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, इमरान खान के भाषणों को नहीं दिखाएंगे, कैंपेन को नहीं दिखाएंगे, उनका वीडियो, उनकी तस्वीर नहीं चलनी चाहिए। और ऐसे में चुनाव हुआ। लेकिन फिर भी यह प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहता है कि भारत से ज्यादा मीडिया को आजादी पाकिस्तान में मिली हुई है। अब आप यह देखिए कि जब गाजा में फंसे मुसलमानों को बचाने के लिए अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आजकल विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उनके मानव अधिकारों का मुद्दा उठाया जा रहा है, यहां भी मीडिया की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, तब दूसरी तरफ कैसे इस्लाम धर्म को ही मानने वाले लोग और मुस्लिम देशों की कंपनियां आपदा में अवसर का फायदा उठा रही हैं और गाजा के हर एक मुसलमान से बॉर्डर पार कराने के लिए भारतीय रुपयों में 5 लाख रुपए और हर बच्चे के कम से कम 2.5 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं बॉर्डर पार कराने के लिए। दक्षिणी गाजा के रफा शहर में इस समय 15 लाख लोग फंसे हुए हैं, जो अपने परिवारों के साथ किसी भी तरह रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से सीमा पार करके इजिप्ट जाना चाहते हैं और अपनी जान किसी भी तरह बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये रफा बॉर्डर गाजा से निकलने का इकलौता और आखिरी रास्ता है। बाकी के सारे जो बॉर्डर हैं गाजा के, फिलिस्तीन के, वो सब बंद हो चुके हैं। सिर्फ एक रास्ता बचा है, ये रास्ता जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो यहां से अगर बाहर निकल गया वो बच जाएगा और जो फंस गया उसकी जान कभी भी जा सकती है। इसलिए लोग इस राफा क्रॉसिंग से बाहर निकलकर इसे पार करके इजिप्ट में जा रहे हैं बड़ी संख्या में, ताकि इनकी जान बच जाए। लेकिन सब किस्मत वाले नहीं हैं। जो मुस्लिम देश हैं, इजिप्ट जैसे, इजिप्ट की कंपनियां गाजा के इन लोगों से बॉर्डर पार करवाने के बदले कोऑर्डिनेशन फी के नाम पर लाखों रुपए वसूल कर रही हैं और इनसे पैसा कमा रही हैं। और इनमें भी हाला नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सबसे ज्यादा लोगों को इस समय बॉर्डर पार करवा रही है, क्योंकि बॉर्डर पार करवाने का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिल गया है। इस कंपनी ने पिछले कुछ हफ्तों में गाजा के लोगों को रफा क्रॉसिंग से बॉर्डर पार करवाकर लगभग 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक ही कंपनी ने लोगों को बॉर्डर पार करवाकर 800 करोड़ रुपए कमा लिए। और इस वक्त भी गाजा में फंसे वही मुसलमान अपनी और अपने बच्चों की जान बचा पा रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि वो इस कंपनी को दे सकें और किसी तरीके से बॉर्डर पार करके इजिप्ट जा सके। इजिप्ट का कानून कहता है कि गाजा से 1 साल के लिए लोग रफा बॉर्डर पार करके इजिप्ट में आकर रह सकते हैं। और युद्ध से पहले भी गाजा से बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रैवल कंपनीज
और उनके एजेंट्स के जरिए इजिप्ट में आते थे और तब एक व्यक्ति से बॉर्डर कराने के लिए जो फीस होती थी वो थी 25 से 30 हजार रुपए। तब इतनी फीस हुआ करती थी। लेकिन जब से यह युद्ध शुरू हुआ उसके बाद इस्लाम धर्म को ही मानने वाले ये सारे ट्रैवल कंपनियों के एजेंट्स और इजिप्ट की ट्रैवल कंपनियों ने ये कोऑर्डिनेशन फीस बढ़ा दी और अब 16 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों से बॉर्डर पार कराने के लिए 5 लाख रुपए और बच्चे के कम से कम 2.5 लाख रुपए वहां लिए जा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस बिजनेस मॉडल में किसी को भी गाजा के लोगों का धर्म दिखाई नहीं दे रहा। यानी एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को मरने के लिए छोड़ रहा है और सिर्फ तब बचाने आ रहा है जब उसे पैसा मिलता है, पैसा, रिश्वत का पैसा। अब हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि अब यह सारा धर्म कहां चला गया, अब इस्लाम कहां चला गया? और ये सारे लोग धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अपने भाई बहनों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि अमेरिका जैसे देशों में इसी मुद्दे को लेकर इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गाजा के लोगों की मदद होनी चाहिए, लेकिन जो मदद करने की स्थिति में है वो पैसा कमा रहे हैं। जब से यह युद्ध शुरू हुआ तब से इजराइल और इजिप्ट ने यह तय किया है कि जो लोग घायल हैं उन्हें सबसे पहले बॉर्डर पार करवाया जाएगा, क्योंकि वो लोग घायल हैं, उनकी जान खतरे में है। लेकिन सच्चाई यह है कि घायलों से कहीं ज्यादा ये ट्रैवल कंपनियां और उनके एजेंट्स ऐसे लोगों को बॉर्डर पार करा रहे हैं जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए दिए हैं। और जो मुसलमान युद्ध में घायल हो गए हैं या जो बच्चे इजराइल के हमले में घायल होने के बाद रफा शहर के राहत शिविरों में बॉर्डर पार करने के लिए तड़प रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। लेकिन जो पैसा दे रहा है वो आसानी से बॉर्डर पार करके इजिप्ट पहुंच रहा है। और दुनिया इस घोटाले पर बिल्कुल चुप बैठी है और इस्लाम धर्म के ठेकेदार और मुस्लिम देश भी इस पर बिल्कुल खामोश बैठे हैं।